नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब आप अच्छे होंगे। देखिए ये चैप्टर चल रहा है 5वां, जिसमें आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं और मेंडल के नियम के बारे में पढ़ रहे थे आप अब पिछली क्लास में। और जो अब मेंडल के संबंधी दो नियम दिए गए हैं बेटा, आपको दो नियमों को पढ़ना है, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। ये आपको इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना है। देखिए बायो में आपको कोई भी, मैं आपसे वादा करता हूँ, बायो में आपको कोई भी 10th क्लास की आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और आप पढ़ेंगे इसे। देखिए बेटा, इसने दो नियम दिए गए, इससे पहले आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसको आप पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। देखिए इसे पढ़ेंगे। आपने ये चीज समझा कि जब मेंडल ने एक जैसे लक्षणों को एक जीन की वंशागत में पढ़ा और उसने जब संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में एक जैसे ही संतानें जन्म ली। ऐसी नहीं, एक जैसी ही संतानें जन्म ली जिसमें अपने जनक के समान थी। लेकिन फिर क्या होता है, और विपरीत लक्षणों वाला लेता था, एक छोटा एक बड़ा। तो जिसमें जो संतानें F1 पीढ़ी की जो जन्म ली वो कैसी, सभी बड़ी हुई अपने जनकों के समान। लेकिन दूसरी वाली जैसे ही दूसरी बार क्रॉस कराया, फिर क्या हुआ, उसने अपने लक्षणों को दिखाया। किसने? जो आपको देखने को नहीं मिले थे F1 पीढ़ी में। और वो दूसरे क्या दिखाई दिए, दूसरे लक्षण आपको प्रदर्शित हुए। ये देखिए, अब इसे पढ़िए। प्रभाविता का नियम, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, यानी दो कारक असमान हो, जैसे कि आपको बता दें, ये तो देखिए समान हो गया, ये समान हो गया, ये क्या हो गया, ये असमान है और ये समान है। तो यहां क्या लिखा है, असमान हो तो एक कारक दूसरे कारक प्रभावी हो जाता है। यानी एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, जिसमें प्रभावी लक्षण और दूसरे अप्रभावी लक्षण होता है। यानी कहने का मतलब है, एक कारक दो, जिसमें दो कारक होते हैं और उन कारक में एक प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण अपने प्रभाव से अप्रभावी लक्षण को छुपा लेता है। जैसा कि F1 पीढ़ी में क्या हुआ, प्रभावी ने अप्रभावी लक्षणों को छिपा दिया और उसमें एक जैसी संतानें दिखाई दी। यानी पौधे जो जन्म लिए F1 पीढ़ी में वो एक जैसे दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? एक जैसे। यानी प्रभावी ने अपने प्रभाव से उसे छुपा लेता है। F1 में जनक लक्षण का प्रकट होना, यानी एक जैसे लक्षण प्रकट होना, तथा F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। जिसमें F2 पीढ़ी में कितने थे प्रभावी, जैसे कि इसमें संतानें जो बनी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे बस समझा दूं, इसका F2 में अनुपात था। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने ऐसे बताया था, ये R और R नहीं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि ऊपर से आया था कैपिटल T और स्मॉल t, ये आए थे, इनको दोनों में ले लिया। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, T। इसका करेंगे तो क्या बनेगा, अब इसकी बारी आई तो क्या बनेगा, अब इसका करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल। अब यहां देखिए मैंने लिखा है F2, ये पीढ़ी कौन सी थी, F2, और ये जो पीढ़ी थी F1 थी। तो इसका अनुपात, बड़े जो पौधे थे, बड़े, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो बड़े कितने हो गए, 3, और छोटा कितना, बौना कितना हो गया, 1। इसलिए लिखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है F में कितना हो, 3:1।
यानी ये कहा गया है कि भाई किसी भी पौधे में दो लक्षण होते हैं, क्योंकि दो विपरीत लक्षण लिए गए हैं, और जब वो दोनों का क्रॉस कराया तो पहले में क्या करता है, वो पहली पीढ़ी में अब क्या करता है, एक तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो दोबारा क्रॉस कराते हैं F2 पीढ़ी के, तो उसमें क्या होता है कि दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। और ये किसके कारण होता है, प्रभाविता के कारण। प्रभावी पहली पीढ़ी में क्या करता है, जैसे कोई ताकतवर पहलवान है और एक पहलवान ऐसा है, ताकत तो है उसके पास लेकिन कोई दाव पेच नहीं है, तो वे क्या करता है, उसे गिरा देता है। लेकिन जब वो गिरने वाला पहलवान दोबारा क्या करता है, वो दाव पेच सीखता है, उसके बाद लड़ता है तो वो उसे गिरा देता है। यानी दोबारा में उसने क्या किया, अपने लक्षणों को प्रदर्शित किया। यानी ताकत तो थी उसमें लेकिन उसके पास दाव नहीं था, तो दाव सीख के उसको गिरा दिया। तो क्या हुआ, अप्रभावी, यहाँ एक जगह अप्रभावी था, उसने दाव सीखा, उसे मार दिया, दूसरे में क्या, उसके भी लक्षण प्रदर्शित हो गए। ठीक है, ये था प्रभाविता। यानी प्रभावी क्या है, अपने प्रभाव से अप्रभावी को दबा लेता, लेकिन कब तक दबाएगा, एक समय तो ऐसा आएगा कि वो कमजोर भी खड़ा होकर सीधा होगा। ठीक है, ये था प्रभाविता का नियम। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब विसंयोजन को पढ़िए। आप विसंयोजन में क्या है, दूसरा नियम है ये, इसमें एलील, एलील होते हैं किसी के ऊपर लगने वाले चीजें, ये देखिए एलील कहेंगे हमने। जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कोई आई है, इसके पे लगने वाला ए बी आई प्लस, तो इनको हम एलील कहते हैं। ठीक है, आगे से इनमें एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। एलील जो है वो घुल नहीं पाते, जैसे कि टी स्मॉल टी, दोनों लक्षण हैं, स्मॉल का भी आया और लॉन्ग का भी आया। तो ये क्या है, एलील जो है वो आपस में घुल मिल नहीं पाते। कैसे, दोबारा समझिए ऐसे कि जैसे कि F1 पीढ़ी में क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, चार बनेंगे। तो ये एलील जो है वो आपस में क्या करते हैं, घुल नहीं पाते। वही तो कह रहा है, आपस में घुल मिल नहीं पाते। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अव्यक्त हो जाती है। यानी जैसे कि इसमें क्या होता है, F2 जैसी पीढ़ी आती तो उसमें क्या बना था, F2 पीढ़ी में क्या बना था, ध्यान रखिए आप, F2 में एक तो बना था कैपिटल टी, दूसरा क्या बना था, कैपिटल टी, फिर क्या बना था, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इसमें क्या है, ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन ये बड़े तो ये भी हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से और ये पूर्ण रूप से बड़े हैं, बड़े ये भी होंगे, लेकिन इनके जो एलील हैं वो आपस में मिल नहीं पाते, एक जैसे घुल मिल नहीं पाते। आने वाले समय में ये अपने लक्षणों को फिर प्रकट करें, यानी फिर से अव्यक्त करते या अव्यक्त हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में एक भी लक्षण प्रकट नहीं होता, जो दोनों एलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनाने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं। समयुग्मजी, यानी समयुग्मजी होते हैं समान। सयुग्मजी कैसे होंगे, समान जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते, यानी इनके द्वारा जो उत्पन्न किए जाएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके द्वारा जब क्रॉस होगा तो वो समान अपने संतानों को जन्म देते हैं। विषम युग्मजी जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये अलग अलग एलील हैं। जनक दो प्रकार के युग्मज उत्पन्न करता है, जिसमें समान अनुपात में एलील होता है। कैसा होता है, समान। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई दो प्रकार के एलील होते हैं, समान और विषमान या अलग, मान लो एक जैसे या अलग। अब एक जैसे कैसे होंगे, ये तो भाई एक जैसे होंगे,
एक ही लक्षण। और कुछ ऐसे होंगे जैसे कि ये क्या है, जैसे कि ये लिखा है समयुग्मजी, तो ये है समयुग्मजी। और ये विषम युग्मजी कैसे होंगे, ये विषम युग्मजी। ये जो दोनों संतानें उत्पन्न अगर करेंगे तो वो कैसी करेंगे, एक समान जैसी संतानों को उत्पन्न करेंगे। और ये भी कैसा करेगा, अपने समान अनुपात में एलील को उत्पन्न करेगा, किसमें, विसंयोजन में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता। देखिए अपूर्ण प्रभावता को देखिए, इसमें क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा था, उसमें क्या था कि आप दो प्रकार के लक्षणों को बताया था, लिया था, बौना या लंबा। तो उनमें अपने जनक के समान होती थी, देखिए इसमें थोड़ी सिचुएशन अलग है। इसमें क्या है, वो अपने जनक के विपरीत होगा। जैसे कि सफेद और लाल दो फूलों को लिया, जो उससे क्रॉस कराने के बाद जो फूल बना वो गुलाबी बना, तो ना तो वो अपने जनक के इसके सफेद के समान है और ना वो लाल के समान है। इसे देखिए, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभावता। जैसे कि देखिए इसे, जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों यानी मटर के अलावा अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभी F1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से मिलता जुलता नहीं। यानी अपूर्ण प्रभावता में F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण आ जाते हैं, वो F1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो जनक से मिलता ही नहीं, वो अलग होता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने लिया है रेड के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर ये लिया सफेद के लिए। तो जब इनका क्रॉस हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर कैपिटल आर, और ये जो सभी पुष्प जो हैं वो कैसे होंगे, गुलाबी होंगे। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो भी पुष्प बनेंगे वो कैसे होंगे, गुलाबी बनेंगे। ठीक है, तो ये अपने जनरेशन जैसा तो दिखता नहीं है ना, इसका पूरा लक्षण है ना इसका है, तो ये सभी लक्षण कैसे F1 में बने, गुलाबी बने। यानी किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता। कौन नहीं मिलता जुलता, ये जो F1 पीढ़ी में जो जनक बने हैं वो अपने जनक से मिलते जुलते नहीं। आगे देखिए, श्वान पुष्प में पुष्प की वंशागत अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। यानी बताया गया श्वान पुष्प में उसकी वंशागत अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। यानी लाल फूल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल आर का उपयोग करते हैं। सफेद फूल के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं। प्रजाति के लिए संकरण के लिए परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूल, यानी गुलाबी फूल जैसे कि ये बताया गया है, गुलाबी फूल आर प्लस वो आर स्मॉल आर वाले प्राप्त हुए। यानी F1 पीढ़ी में जो हमें पुष्प प्राप्त होंगे तो वो कैसे प्राप्त होंगे, आर आर। अभी आपको कि आर कैसे आ गए इसे समझिए। जैसे मैंने आर और इधर स्मॉल आर का हमने इसके कराया तो ये क्या बना, इसका इसके साथ कराया तो क्या बना, ये बना। तो ऐसी ही हिसाब से इसे हमने ले लिया, क्या बना, कि गुलाबी बना। गुलाबी कहां बने, F1 पीढ़ी में जो जितने भी पुष्प बने वो कैसे बने, वो गुलाबी पुष्प बने। ठीक है, जब इस F1 संतान को स्वतः परागत किया गया, यानी जब इसे दोबारा से परागण किया गया F1 पीढ़ी को, तो परिणामों का अनुपात कितना था, परिणामों का अनुपात जो रेड बनेगा आर वो 1, जो आर बनेगा वो 2, जो स्मॉल आर बनेगा वो 1 और सफेद था। तो देखिए यहां अब बात करेंगे हम पीढ़ी कौन सी होगी, पीढ़ी होगी 2। यानी हमने इसमें आर और आर ले लिया, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ आर और स्मॉल आर ले लिया। इसका गुणा करेंगे तो क्या बना, आर, इसका करेंगे तो क्या बना, आर स्मॉल आर। अब इसका करेंगे तो क्या बनेगा, इसका और इसका,
आर बड़ी है इसलिए पहले ले लिया, तो क्या बना आर स्मॉल आर, और इसका इसका करेंगे तो स्मॉल आर। ठीक है, ये अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़े। इसमें क्या है, अपने जनक के समान नहीं होते हैं वो। ठीक है, इसमें देखिए फिनोटाइप का अनुपात, लाल कितना बनेगा 1 बना, गुलाबी कितना बना 2 बनेगा, सफेद कितना बनेगा 1 बनेगा। सफेद कहाँ है, ये है, और लाल कौन सा है, ये है। अभी गुलाबी कितने हैं 2, तो ये 2 बना दिए। ठीक है, इससे समझ में आया। यानी अपूर्णता को ये समझेंगे, ये इसमें जो संतानें F1 में बनेंगी वो कैसी होंगी, अपने जनकों के समान नहीं होंगी। और इससे पहले आपने जो पढ़ा है उसमें संतानें उनके जनक के समान होती, या तो लंबी होती थी या छोटी होती या बौनी होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता के बारे में। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक लक्षण, 2 प्राणी जैसे अगर 2 हम लक्षण लेंगे, उन दोनों लक्षणों की सहभागिता होगी। उन दोनों लक्षणों की क्या होगी, सहभागिता। जैसे कि कोई मनुष्य का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं जो सेल होती हैं वो 2n यानी अगुणित होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है और उसका विवाह अगर होता है, वो भी ए ग्रुप वाले से हो जाता है, यानी उसकी पत्नी, तो दोनों का जो संतान में लक्षण जाएंगे वो कौन से जाएंगे, ए ग्रुप की ही संतान उत्पन्न होगी। तो यानी उन दोनों के लक्षण इसमें गए संतान संयोग के द्वारा से। अब देखिए उन संकरणों का अध्ययन करेंगे जहां F1 2 जनकों यानी F1 जो पीढ़ी होगी उनके 2 जनकों में से किसी एक से मिलता है, यानी किसी भी एक से मिलता है, प्रभावी या मध्य लक्षणों वाला होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो किसी भी एक से मिलता है, प्रभावी या मध्य लक्षणों वाला होता है। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती है। यानी सह प्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती है। यानी 2 करैक्टर अगर भाग ले रहे हैं तो उन दोनों करैक्टरों के लक्षण जो आने वाली संतान होगी उनमें मिलेंगे, उनमें दिखाई देंगे। जैसे कि आप उदाहरण देखिए मानवों में, यानी इसमें यह सह प्रभाविता उनमें दिखाई देगी जिनमें 2 जनकों के दोनों के लक्षण उनकी आने वाली संतान में दिखाई देंगे, उसी को सह प्रभाविता कहते हैं। अब मानवों में A-B-O रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल कोशिकाएं हैं। यानी मनुष्य में A-B-O रुधिर जो वर्गों का निर्धारण करने वाली रेड ब्लड वेसल्स सेल्स होती हैं, यानी लाल कोशिकाएं हैं। इन जीन के 3 एलील होते हैं। इन जो जीन के होंगे वो 3 एलील होंगे, I-A, I-V और I, जिसपे कोई एलील नहीं होता। ठीक है, समझ लेना। I-A, I-V अलग अलग प्रकार की शर्कराएं उत्पन्न करते हैं। यानी ये I-A अलग शर्करा उत्पन्न करेगा और I-V अलग शर्करा उत्पन्न करेगा, लेकिन I किसी भी प्रकार की कोई शर्करा उत्पन्न नहीं करता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि I और A और I किस प्रकार की शर्करा उत्पन्न है, तो आप कहेंगे A और B तो शर्करा उत्पन्न करते हैं और दोनों अलग अलग प्रकार की, लेकिन जो I है वो किसी भी प्रकार की शर्करा को उत्पन्न नहीं करता। मानव जीन 2n यानी अगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से 2 प्रकार के एलील होते हैं, AI, AB। तो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, यानी ये जो है वो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। जब
IA IB दोनों अलग अलग हों तो अपनी अलग अलग शर्करा को अभिव्यक्त करते हैं। जब भाई कहीं अलग अलग है तो वो दोनों ही अलग अलग, जैसे कि कोई मनुष्य है ए और कोई है बी, और जब इससे दोनों से संतान जन्म लेगी तो ए बी होगा उनका ब्लड ग्रुप। जो इनसे बनने वाली संतान होगी वो कैसी होगी, ए और बी, और जब एक साथ होंगे तो वो एक जैसी शर्करा को उत्पन्न करते हैं। 3 प्रकार के एलील होने के कारण 6 समायोजन संभव है। यानी इन एलीलों में 6 समायोजन संभव हो सकते हैं, यानी 6 समायोजन। जैसे कि मैंने ले लिया है पहला जनक, एक जनक ये रहा और एक जनक ये रहा। अब इस पे एलील IA है, ये मैंने बताया था कि अगर ए और बी अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग बनाएंगे, और एक ही जैसे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, वो एक ही लक्षण को प्रदर्शित करें। जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पे IA है, तो इन संतान का जीनोटाइप जो होगा IA IB, और लेकिन उसका रुधिर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए रुधिर। यानी अब जो शर्करा तो बना रहे हैं ए, इधर भी ए बना रहे हैं, यानी 2 जनक हैं और दोनों एक ही जैसी शर्करा को अगर बना रहे हैं तो जो उनसे जन्म लेने वाली संतान जो होगी वो ए ब्लड ग्रुप वाली होगी। आप दूसरे को देखिए, किसी जनक में IA है और दूसरे में IB है, तो इन दोनों की शर्कराएं IA IB होंगी, तो इनकी दोनों के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगी तो उनकी जो ब्लड ग्रुप होगा वो A और B होगा। क्या होगा, AB होगा। दूसरे का देखिए, अगर इसका IA शर्करा है और इस पर स्मॉल I शर्करा है, क्योंकि I शर्करा किसी भी प्रकार की कोई शर्करा उत्पन्न नहीं करती, तो और इस पे क्या है IA, तो ये जब शर्करा उत्पन्न नहीं करेगी तो प्रभाव किसका, क्योंकि IA प्रभावी है, मैंने यहां लिखा है IA प्रभावी है, I किसी भी प्रकार की शर्करा उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन A और B जो है I पर प्रभावी हैं। कैसे हैं, प्रभावी है, अगर वो I है तो उसे वो दबा देंगे, क्योंकि IA यहाँ पर प्रभावी है तो इसके द्वारा जो संतान का ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए IB IA, तो दोनों की बनने वाली संतान क्या होगी, AB। दूसरा देखिए, अगर इस पे B और यहां भी B, तो बनने वाली ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि दोनों शर्कराएं एक जैसी हैं तो संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B। यहां पर देखिए B और प्लस I, यानी I शर्करा बनाएगी नहीं तो फिर क्या बनेगा, इस पे प्रभावी कौन होगा, B। I पे कोई प्रभाव नहीं होगा तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। I और I ग्रुप वाली ये शर्कराएं बनाती नहीं है तो इनका इफेक्ट नहीं है, तो ये संतान क्या बनाएंगी, O, यानी इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। तो ये आपको जानकारी समझ में आई। मैं और थोड़ा बता देता हूं, अगर किसी भी जनक का O फर्स्ट जनक सेकंड जनक, ये बात क्लियर हो गई। इसमें देखिए ये 2 जनक हैं, इन दोनों से दोनों के कैरेक्टर को मैंने बताया, यानी सहप्रभाविता का मतलब है 2 जनकों के संतान में दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। तो जैसे ही दोनों लक्षण ब्लड ग्रुप से हमने समझाए हैं, जैसे कि इसका प्रभाव IA IA, तो ये संतान जो बनेगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। यहाँ IA IB, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। समझ गए। अब आगे देखिए थोड़ा और, अगर किसी भी पुरुष का ब्लड ग्रुप O है और महिला का B है तो संभावना है 50% O और 50% B संतान में ब्लड ग्रुप होने की। अब जैसे कि A प्लस B, फर्स्ट में A है और सेकंड में B है, तो संभावना है A में 50% और B में
50% ब्लड ग्रुप होने की। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। जैसे कोई भी ग्रुप है O+O, तो इसमें संभावना ब्लड ग्रुप संतानों की होगी 100%। क्या होगी? 100%। जैसे कि B+B, यानी फर्स्ट जनक में भी B है और दूसरे में भी, तो P से क्या होगा? 100% B। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, अब अगली क्लास कल होगी। जानकारी अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।